हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस आज इसमें हम करने वाले हैं ESO 11 बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर की इग्नू की जो है यूनिट नंबर 11। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर का प्रोग्राम का सब्जेक्ट है ये ESO 11 जो कि समाज शास्त्र है हमारा। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है शिक्षा संस्थाएं। इससे पहले जो यूनिट है वो भी क्लियर हम कर चुके हैं और उसकी जो जितनी भी यूनिट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियो आप A to Z लेक्चर पूरे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें शिक्षा में असमानता। एक्चुअली क्या है कि इसमें शिक्षा संस्थाएं बताई गई हैं। एक्चुअली असल मायने में क्या है कि शिक्षा संस्थाएं सिर्फ दो ही प्रकार की हैं। यहाँ थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया है चैप्टर में। शिक्षा संस्थाएं असल में दो प्रकार की हैं। जैसे एक तो हमारा प्राइवेट स्कूल होता है, एक होता है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे ही एक और होता है हमारा नगर निगम स्कूल। ये तीन प्रकार की शिक्षाएं हैं। बाकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उदाहरण दिया गया है वो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड के हम पब्लिक स्कूल की बात करें जिसका नाम है ऑक्सफर्ड। ठीक है, ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज जैसे वहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रवेशों से संबंध है। वहाँ पे जो एडमिशन होता है उससे संबंधित हमारी ये बात है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे जो है स्कूलों में व्यावसायिक चीज़ भी है। ठीक है, हम देखते हैं कि उन स्कूलों में जो है व्यावसायिक नौकरियाँ, इन चीज़ों को भी वहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाता है। साथ साथ में शेयर बाजार जो है उनका जो है शेयर बाजार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, जबकि शेयर बाजार का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा डेवलप है इंग्लैंड की जो एजुकेशन शिक्षा है पॉलिसी है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप है कि वहाँ पे शेयर बाजार या फिर व्यावसायिक चीज़ों के बारे में या फिर नौकरियों के बारे में भी इंग्लैंड के अंदर स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे बात आती है स्कूल की। यहाँ पे हमारे सबसे पहले आती है प्राथमिक विद्यालय की बात। प्राथमिक विद्यालय के देखिए हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो हमारे पूरे देश में जो है 6.9 लाख शिक्षण संस्थाएं हैं। 6.9 लाख शिक्षण संस्थाएं मतलब क्या होती हैं? जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं। लेकिन यहाँ प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय की। तो प्राथमिक विद्यालय सिर्फ 6.9 लाख शिक्षण संस्थाएं हैं। उनमें से जो है 70% से अधिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है, इनकी वित्त व्यवस्था मतलब क्या होता है कि इनके जो इकोनॉमी है वो कौन करता है, उनको कौन हैंडल करता है? असल में सरकारी स्कूल होते हैं, नगर निगम स्कूल होते हैं तथा प्राइवेट निकायों द्वारा इनको देखा जाता है। तो हम भारत में क्या देखते हैं कि 6.9 लाख तो यहाँ पर संस्थाएं हैं। दूसरी बात, एक चीज़ तो यही है क्लियर, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भारत में जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह भी हैं। जैसे कि हम IIT की बात करें या फिर IIM की बात करें, मेडिकल विश्वविद्यालय की बात करें या महाविद्यालयों की बात करें, ऐसी संस्थाएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्हें हम कहते हैं उच्च शिक्षा। ठीक है, इन उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि इनमें भी दो तरीके की शिक्षाएं, एक वो होते हैं कॉलेज, एक तो होता है हमारा प्राइवेट स्कूल जो कि सरकार के समर्थन के मिलने के बावजूद भी उसमें ये गारंटी नहीं होती है कि विद्यार्थियों की पहुँच जो है उच्च स्तर तक होगी। एक्चुअल में क्या है कि विद्यार्थी एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँच पाता है ये प्राइवेट स्कूल वाले भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। और इनकी जब वित्त व्यवस्था होती है वो सरकार द्वारा ही दी जाती है या फिर सरकार द्वारा ही इसको हैंडल किया जाता है। और गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में जो है थोड़ी फीस कम होती है, लेकिन उसमें भी वही हिसाब होता है, कोई इसमें भी खास हिसाब नहीं होता है। गवर्नमेंट की मतलब गारंटी नहीं देती है, क्योंकि भारत की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एक्चुअल मायने में। क्योंकि हमें यहाँ पे जाति व्यवस्था देखने को मिलती है और लिंग भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव। यहाँ बात करें अगर अधिकांश भारतीय बच्चे जो है सरकारी तथा नगर निगम विद्यालय में जाते हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में जो है ज़्यादातर बच्चे जो है सरकारी स्कूल या फिर नगर निगम विद्यालयों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे एडमिशन कम लिया जाता है, परंतु कुछ ही कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्था के पहुँच पाते हैं। एक तो यहाँ हमारे जो इंडिया में है ये व्यावसायिक संस्था काफ़ी कम है। व्यावसायिक संस्था से ऐसे कोर्स से मतलब होता है जैसे ITI हो गया। ठीक है, ये हमारे व्यावसायिक संस्था है, व्यावसायिक कोर्स है जो कि हमें आगे जाके सिर्फ काम ही दिलाता है। उसमें और कोई उसके पढ़ाई का कोई वर्क नहीं होता है, लेकिन वो हमें सिर्फ जो भी प्रोवाइड करवाता है। कॉलेज में पढ़ रहे अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं जो है अपर्याप्त है। स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं हैं वो बहुत अपर्याप्त हैं। अगर हम ताज़ी सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ये पूरे भारत की बात हो रही है। पहली बात, अगर आप दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं तो आज देखेंगे दिल्ली की शिक्षा थोड़ी डेवलप है, ठीक ठाक है, लेकिन पूरे भारत की अगर बात की जाए तो आज भी ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। एक तो ये है कि 40% स्कूलों के जो भवन है वो सही तरह से नहीं बने हैं। बहुत से स्कूलों में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, जबकि 60% विद्यालयों की बात की जाए तो वहाँ पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूल में जब पानी पीने तक की सुविधा नहीं है तो
वहाँ पे कैसा रहा होगा, कैसा मतलब ये सब चीज़ें चल रही होंगी। दूसरी ओर अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड के जो है 55% पब्लिक स्कूल जो हैं उनके नमूनों पे जो है भारत में स्कूल बनाए गए हैं, यानी कि उनको कॉपी करके भारत के स्कूल बनाए गए हैं। लेकिन वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो ऐश्वर्य वातावरण है, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि वहाँ पे हमें एक तो घुड़सवारी, तीरंदाजी, शतरंज के साथ साथ फोटोग्राफी भी सिखाई जाती है। इतना कुछ है जो इंग्लैंड के स्कूलों में सिखाई जाती है। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ग्रामीण और वंचित, सुविधा वंचित बच्चों के लिए इस प्रकार के विद्यालय में पहुंचना जो है काफ़ी कठिन हो गया है। सरकार ने नए प्रयास किए हैं, लेकिन उनके बाद सरकार ने नवोदय विद्यालयों को बढ़ावा दिया और इंडिया में जो है नवोदय विद्यालय खोले कि जो बच्चा ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, या फिर जिसके पास असल में पैसा नहीं है, या फिर जो अनुसूचित जाति के लोग आते हैं उनके पास अगर पैसा नहीं है, तो वो लोग भी इन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा ले सकते हैं कम पैसे के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नवोदय विद्यालय साथ साथ में मॉडल स्कूलों की योजना शुरू की है। इनका उद्देश्य ये था कि योग्य विद्यार्थियों को, विशेष तौर पर उन्हें जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके माँ बाप के जो है आर्थिक स्तर को ध्यान में ना रखकर बढ़िया किस्म की शिक्षा उनको प्रदान करवाना है। ये इनका मकसद रहा था। अब बात करें यहाँ पर निजी विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल की। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के खिलाफ होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर स्पेशल एजुकेशन किसी स्कूल में दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा में असमानता पैदा कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, या फिर इसको प्रोवाइड करवाने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, वो उसको काफ़ी आसानी से वो सुविधा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इनको हम विशेष अधिकार कहते हैं। तो विशेष अधिकार, शिक्षा में विशेष अधिकार जो है किसी भी उसको रखने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट इन चीज़ों के खिलाफ है कि विशेष अधिकार उसमें ना रखे जाए। एक विशेष अधिकार से मतलब ये भी होता है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही भर्ती करना, गरीब लोगों को भर्ती ना करना, और इनका जो है एक तरीके से वो लोग पिछड़ जाते हैं और उससे भी समाज में असमानता की स्थिति पैदा होती है, समाज के बीच में असमानता होता है। लेकिन फिर भी यहाँ बात की गई है नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय ठीक वही काम कर रहे हैं जिसकी गवर्नमेंट ने मना की है, लेकिन इसके जो उद्देश्य है, इसका क्षेत्र है, वो थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिलता है। जो पहले ये समझते थे कि शिक्षा उनके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, एक्चुअली क्या है कि पहले स्कूल काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। जैसे जैसे शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, अब स्कूल काफ़ी पास पास होने लगे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसके तहत 1-1 किलोमीटर के अंदर स्कूल बनाना अनिवार्य गवर्नमेंट ने कर दिया था। इसी वजह से आज जो है हमें 1 किलोमीटर के दायरे में एक ना एक स्कूल जरूर मिल जाता है। तथा इस तरह के साथ उनके भेदभाव होता था और ऐसे जमींदारों के बच्चे के प्रतिष्ठित शिक्षा दी जा रही थी। भले ही सिद्धांत ऐसी अच्छी संस्थाएं खोलने का हज नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे जो है ऐसे विद्यालय खोलने की वजह से अच्छे किस्म का प्रसार हो। ऐसे ही हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है पता लगा है कि 7 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिनके आरंभ करने में जल्दबाजी कर दी गई है, लेकिन उससे क्या हुआ कि असंतुलन स्थिति वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। काफ़ी कुछ कारणों के बाद जो है वहाँ पे स्थिति असंतुलित की शुरुआत हुई है, जिससे कि क्या है कि संतुलन उनका बिगड़ गया है और 7 विद्यालय ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं। रास्ता दिखाने वाले इन संस्थाओं का उद्देश्य जहाँ ग्रामीण कन्या को उच्च कोटि, यहाँ ग्रामीण कन्या से बात है, जो गांव की जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं पे ऐसा देखा गया कि माँ बाप जो है अपनी पुत्रियों को जो है सहज शिक्षा वाली संस्थाओं में भेजने के इच्छुक नहीं होती। उनको लगता है कि महिला को पढ़ा के क्या करना, उनको घर का ही वर्क करना होगा, इसलिए वो उनको नहीं भेजना चाहती हैं। एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ें ख़त्म की, लेकिन लोगों की जो सोच थी वो वहीं की वहीं अटकी रह गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी दर्शाई गई है। और ऐसे ही उच्च वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को इस प्रकार की संस्थाओं को भेजने में संकोच करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है, अमरावती के स्कूल की संख्या विद्यार्थी की बात की जाए तो वहाँ पे 120 विद्यार्थी में से केवल 29 ही कन्याएं हैं। लड़कियों की संख्या सिर्फ वहाँ पे 29 हैं। और ये चीज़ हमें मतलब एक तरह से निराशाजनक स्थिति दिखाती है कि इतनी कम संख्या, वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 में से सिर्फ 30 ही कन्याएं हैं 120 में से। ठीक है और ऐसे ही यहाँ पे नवोदय, ये एक्चुअली क्या है, ये नवोदय विद्यालय की बात की गई है। ऐसे ही एक और है तुलजापुर का नवोदय विद्यालय, वहाँ बात की गई है तो वहाँ कुल 74 विद्यार्थियों में से सिर्फ 8 कन्याएं हैं। इनकी निराशाजनक स्थिति को देखने के बाद हमें ये भी एक अच्छी शुरुआत भी मिलती है कि चलो कहीं ना कहीं जो है गरीब घर के जो लोग हैं वो भी इन तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। परंतु देखना यह है कि ये इस
असल में क्या है कि देखना ये होता है कि विद्यालय में जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो असल में कितने समय तक टिकती है। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि वो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं, अपनी शिक्षा पूरी नहीं करते हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा जो वर्ग है वो पीछे हमारा रह जाता है। शिक्षा प्रणाली क्या है? शिक्षा पद्धति परिवर्तन का एक स्वतंत्र जो है माध्यम नहीं है, बल्कि इसकी जो संस्थाएं हैं वो विद्यमान असमानता को और भी मजबूत करती है और नई असमानताओं को पैदा कर देती है। अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षा में असमानता कितनी ज़्यादा पैदा हो जाती है अगर ऐसी स्थिति सामने आती है। तो शिक्षण व्यवसाय की बात की जाए तो यहाँ पे वही चीज़ें आती है IIT IIT वाली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है कि दार्शनिकों को कहना है कि दार्शनिकों की पुस्तक की अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि अध्यापकों के न्याय संगत मांगे और ज़रूरतों को पूरा किया जा सके तो वह सफल शिक्षक होंगे। अगर जो टीचर्स हैं उनको असल में चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएँ, जैसे ब्लैक बोर्ड या फिर कोई भी साधन, कुछ भी चीज़ उनको प्रोवाइड करवा दी जाए, तो वो जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे और वो एक सफल शिक्षक होंगे। भारत में सर्वोत्तम निधि विद्यालयों के विद्यार्थियों की सरकारी और नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वह सच्चा, निडर और सुसंस्कृत हो, यानी कि उसके अंदर जो है गुण भी होने चाहिए, विद्यार्थी जो है वो सच्चा भी होना चाहिए और साथ साथ में वो निडर भी होना चाहिए। तभी जाके वो देश के उच्च वर्ग के व्यवसायों का सदस्य बन सकता है या फिर बन जाता है, अथवा एक सफल व्यापारी बन सकता है। समाज के उच्चतम वर्ग के लड़कों और लड़कियों को ऐसे अध्यापक पढ़ाते हैं, और ऐसे को क्या मतलब सभी को पढ़ाते हैं वैसे, लेकिन यहाँ फिर भी एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया गया है कि ऐसे को ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है। अध्यापक के बारे में अध्ययन की बात की जाए तो शहरी और सहकारी विद्यालयों के अध्यापक के तुलनात्मक अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि स्कूलों के अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ ठीक सामंजस्य बनाना ज़्यादा आसान समझते हैं। सामंजस्य मतलब उनके साथ तालमेल बिठाने की जो स्थिति होती है, यानी विद्यार्थी जो है टीचर जो है बच्चों के साथ काफ़ी आसानी से अपने बीच में तालमेल बना लेता है और उनको समझता है, या फिर उनका बैठना उठना जैसा वो कहता है टीचर के हिसाब से ही वो क्या जाता है, उसको ही हम तालमेल बनाना कहते हैं। सरकारी स्कूलों में निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग, लोअर क्लास फैमिली और साथ साथ में मिडिल क्लास फैमिली के अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बीच फासले को बनाए रखने के इच्छुक होते हैं। थोड़ा वो फासला भी बना के रखते हैं। इनमें से क्या है कि अधिकांश विद्यार्थी श्रमिक वर्ग के होते हैं। श्रमिक वर्ग मतलब वो होता है जो गरीब वर्ग होता है, जो जैसे झाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, गरीब वर्ग असल में। ठीक है, सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों से ये मालूम पड़ा है कि वह अपने विद्यार्थियों को जो है मूर्ख, नादान और चालाक समझते हैं। मूर्ख, नादान और चालाक समझने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इनकी बेइज्जती की जा रही है बच्चों की। एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार के मनोविचार से यह विचार उत्पन्न होता है, और ये जो है आपस में विद्यार्थी और टीचर के बीच में जो है विचार को काफ़ी मजबूत बना देता है। जब एक वाक्य रचना और शब्दावली के अंतर के साथ साथ अच्छे व्यवहार के संबंध में अध्यापकों की धारणा पर बल देने वाली बातें अधिक मूल्यवान समझी जाती है। ऐसे ही हम ब्रिटिश अध्ययन की बात करते हैं। ब्रिटिश अध्ययन से ये पता चलता है कि मध्यम वर्ग के अध्यापक ऐसे बच्चे के पक्षधर होते हैं, ये ब्रिटिश की बात की जा रही है, जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और जिनके बारे में वह महसूस करते हैं कि वह संपन्न घर से आते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में किए गए अध्ययन से यह मालूम होता है कि उन विद्यार्थियों की काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है, उन विद्यार्थियों की उत्पत्ति काफ़ी अच्छी रही जिनके बारे में अध्यापकों को काफ़ी ऊंची आशाएं थी, और ऐसे विद्यार्थियों की उपलब्धियां कम नहीं रही जिनकी आशाएं भी कम थी। कि कुल मिलाकर बात है हर विद्यार्थी जो है सफल ही हो रहा है। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें एक बात को, तो जिनसे टीचर्स को ज़्यादा उम्मीद थी वो तो सफल हुआ ही है, लेकिन जिससे कम आशाएँ थी उनकी भी उपलब्धि यहाँ पर कम नहीं आकी गई है। देखिए, हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे एक ही तरह का भेदभाव रहा हो शिक्षा में। यहाँ पे असल में निम्न तरीके का भेदभाव रहा है, काफ़ी तरीके का भेदभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे पाठ्य पुस्तक के बीच में भी देखने को मिलता है, अध्यापकगण के बीच में भी देखने को मिलता है, और विद्यार्थी के विरुद्ध भेदभाव नहीं करते। टीचर्स जो हैं काफ़ी हद तक विद्यार्थियों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है जहाँ पर टीचर्स जो हैं विद्यार्थी के साथ भेदभाव करते हैं उनकी जाति के आधार पर। बल्कि इस प्रकार के भेदभाव की जड़ अगर हम बात करें तो स्वयं जो है हमें शिक्षा पद्धति के अंदर ही बहुत गहरी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, भारतीय लड़कों की अपेक्षा भारतीय लड़के शिक्षा पाने में जो है शिक्षा के भावी प्रयोग में के संदर्भ में बेहतर स्थिति में। कहने का मतलब ये है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में महिलाओं के हिसाब से लड़के ज़्यादा ही
आगे हैं शिक्षा पाने में आज के समय में भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये असमानता है लड़के और लड़की के बीच में कि लड़कियाँ जो है तो स्कूल नहीं पहुँच पा रही हैं। क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं? वो उन कम से कम अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा करे, उसके बाद आगे का कुछ समाज में डिसाइड करे कि उसको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लड़के हैं तो कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ आज भी नहीं देखता। सबसे बड़ा तो भेदभाव हमें ये मिलता है शिक्षा में देखने को। अब इसका जो कारण है, कारण क्या है इसका? भारतीय लड़कों की अपेक्षा लड़की को शिक्षा पाने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां एक बार को जो है प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन लड़कियां जो है उच्च शिक्षा तक कम ही पहुंच पा रही हैं। और केवल सामाजिक आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि लिंग के आधार पर भी उच्च वर्ग को विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकांश विद्यार्थियों से अलग करती है। लिंग के आधार पर मतलब है लड़की या लड़के के बीच का भेदभाव। हमारा देश जो है असल में पुरुष प्रधान समाज है, इसी वजह से महिलाओं को ज़्यादा दबाकर रखा गया है। लेकिन देखिए एक पर्सन यहाँ पे ये उठता है विज्ञान और लिंग का, कि विज्ञान से मतलब है यहाँ पे साइंस। साइंस यहाँ पे विषय की बात की जा रही है। एक सेकंड जरा मैं पेज पलट लूँ। असल में अब आपको समझ में आया कि इसके बीच में भारत में क्या भेदभाव होता है। सबसे पहले यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं विज्ञान और लिंग के बीच में। पहला तो ये है कि 10वीं कक्षा में जो है विज्ञान विषय में अच्छे अंक लाने के बाद अंक लाने वाली लड़कियों में से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 12वीं क्लास में विषय विज्ञान लेती हैं, यानी कि साइंस सेट जो है 12वीं क्लास में लेती हैं। कितने प्रतिशत ऐसी लड़कियां हैं? क्योंकि 10वीं क्लास तक तो एक बार को सबको ही साइंस पढ़ना ही होता है, लेकिन 12वीं क्लास तक कितनी लड़कियां परसेंट साइंस लेती हैं, वो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है। दूसरा प्रश्न ये है कि जितनी लड़कियाँ 12वीं कक्षा में विज्ञान का विषय लेती हैं वो डिग्री स्तर पर भी विज्ञान का विषय लेती हैं, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद वो विद्यार्थी जो है छोड़ देती है स्कूल को या फिर आगे भी पढ़ाई करती है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा यहाँ पे रखा गया है। इस बारे में बिल्कुल सही उत्तर देना तो कठिन है। यहाँ पे कहा गया कि इस बारे में बिल्कुल सही उत्तर हम स्पष्ट नहीं दे सकते हैं, परंतु ऐसे संकेत है कि देश के कुछ सर्वोत्तम विद्यालय यानी कि जो देश के बड़े बड़े विद्यालय हैं उनमें विज्ञान में 4 लड़कों के मुकाबले 1 लड़की होती है। आप देख रहे हैं कि लड़के फिर भी 4 हैं, लड़कियां 1 ही हैं। तो ये एक तरह से भेदभाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्त्री और पुरुष के बीच में, लड़की और लड़कों के बीच में। इसके अतिरिक्त हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि अध्यापक की कक्षा के अनुभव से ये पता चलता है कि लड़कियां थोड़ी चुपचाप रहती हैं और वो थोड़ी अलग थलग रहती हैं। वो लड़कों के साथ थोड़ा घुलती मिलती नहीं है। जिस तरह से लड़के हाय हुल्ला मचाते हैं या फिर चीज़ों को अपने पोसते हैं, उस तरीके से लड़कियां जो है क्लास में नहीं पहुंच पाती हैं। जबकि लड़कियां जो है अपना गहरा कार्य जो है वो ठीक तरीके से करती हैं, जो उनको घर के लिए काम दिया जाता है। गहरा कार्य से मतलब वो नहीं है कि आप बर्तन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घर के काम की बात कर नहीं, जो उनको घर को करने के लिए होमवर्क दिया जाता है वो लड़कियां ठीक तरीके से करती हैं। लेकिन स्कूल में जो इनकी स्थिति है वो थोड़ी सी हमें चेंज देखने को मिलती है। यूनिट परीक्षाओं में भी वो अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, क्योंकि वो घर पे पढ़ती हैं, परंतु कक्षा में होने वाली चर्चाओं में या कुछ भी चीज़ पूछी जाती है तो वो उनमें कम भाग लेती हैं या थी। बातचीत से पता चलता है कि लड़कों की यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि लड़कों की प्रधानता हमेशा ही बातचीत में रहती है। लड़कियों की चर्चा में कम भाग लेने के कारण एक ये भी है, ये समझा जाता है कि जिन अध्यापकों ने 6ठी और 7वीं कक्षा में लड़कियों को पढ़ाया था उन्होंने देखा कि किशोर कन्याएं, जो छोटी कन्याएं हैं, वो अपना दृष्टिकोण रखने में उतनी ही एक्सपर्ट थी जितनी कि लड़के थे। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कन्या जो है पुरुष प्रधान समाज को बहुत ही जल्दी अपने अंदर आत्मसात कर लेती हैं। वो इस बात को काफ़ी जल्दी समझ जाती हैं कि हमारा जो भारत समाज है पुरुष प्रधान समाज है। इस वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां भी अपने आप को दबा कर रखती है और वो चीज़ें में क्वेश्चंस मतलब क्लासरूम में क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं, जो कि असल में गलत भी है और ये इसकी पहली मनोवृत्ति है जिसको वो त्याग कर देती है। ऐसे ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदभाव और देखा गया है अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के बीच में। देखिए यहाँ पे कुछ खास तो वैसे नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में बस यही बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं अनुसूचित जाति के या फिर लड़कियाँ हो गई जनजाति की, उनको जो है शिक्षा कम प्रोवाइड करवाई गई है। एक्चुअली क्या है, उनको पहले से ही शिक्षा कम प्रोवाइड करवाई गई है, इस वजह से वो थोड़े इस वर्ग में पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है IIT का। IIT बम्बई से की गई विद्यार्थी थे जो कि 1973 में बीटेक कोर्स में भर्ती हुए। ठीक है, IIT बम्बई से जो है 1973 में बीटेक कोर्स में भर्ती हुए। बीटेक काफ़ी हाई कोर्स है, आपको पता ही होगा। और इसमें जो है 13 अनुसूचित जातियां और जनजातियों के विद्यार्थी का गहन अध्ययन करने से पता चला कि दूसरे वर्ष में उनमें से केवल 5 ही रहे। फर्स्ट ईयर में जो है 13 विद्यार्थी थे जिन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ 5 विद्यार्थी ही शेष बचे।
हालांकि इन्होंने जो है फर्स्ट ईयर पास कर लिया था, ऐसा नहीं है फेल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया। एक तो कारण इसका ये पता लगा था, जो हमारे इतिहासकार हैं उनको दो कारण पता लगते हैं। एक तो होता है कि जन्म से उनकी आज्ञाओं को पूरा करना, ये शायद इनके लिए काफ़ी नहीं था। आधे विद्यार्थी इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उनका जो स्तर था वो उनको काफ़ी ऊंचा लगा, उनको लगा हमसे नहीं हो सकता, इस वजह छोड़कर चले गए। बाकी जो विद्यार्थी थे सबसे बड़ा रीज़न ये दिया गया, उनकी ये शिकायत थी कि उनके विरुद्ध जो है जाति पात का भेदभाव किया जाता है, उनके साथ जातिवाद भेदभाव किया जाता है, इस वजह से उन्होंने ये छोड़ दिया। 13 में से पास कर चुके सभी विद्यार्थी थे, लेकिन 5 विद्यार्थी कुल बचे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों में बेहतर ढंग से जो संगठित होती हैं जातियाँ, वो जो है राजनीतिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और सीटों का अधिकांश भाग वो ले लेती हैं। लेकिन एक ही समुदाय के भीतर सुविधा वंचित लोग और सुविधा युक्त लोगों के बीच का फासला इससे बढ़ जाता है। बढ़ जाने से क्या होता है कि शिक्षा द्वारा नई असमानताएं पैदा हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आरक्षण के बारे में भी बताया गया है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आरक्षण को हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिखता है, इसलिए आप भी उसे भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन बस इन्होंने किताब के हिसाब से ये दिया गया है कि हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आरक्षण उनको दिया जाए जो उसको गरीब हो या फिर उनको आरक्षण की ज़रूरत हो, हर किसी को ना दिया जाए। ये किताब के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, थैंक यू।